कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि बेंगलोर हिंसा में हुए सरकारी और निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई आरोपियों से ही करवाई जाएगी और इसके लिए कर्नाटक सरकार हाई कोर्ट का रुख करेगी और जिससे भरपाई के लिए आयोग गठित हो सके। और साथ ही हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिससे कईयों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस भी दर्ज किया गया है। और जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार एसआईटी का भी बनाएगी और केस की सुनवाई भी तेज हो, इसके लिए सरकार 3 वकीलों की एक टीम भी बनाएगी। देश में जेईई मेन 2020 और नेट 2020 की परीक्षा तय समय पर होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 स्थिति को देखते हुए जेईई मेंस और नेट परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका कुछ छात्रों की तरफ से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी चीज़ों को अब खोल देना चाहिए क्योंकि कोविड-19 1 साल और जारी रह सकता है। और कोर्ट के फैसले के बाद ये परीक्षा अब अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी, यानी जेईई की मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, तो वहीं नेट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। देश में कोरोना महामारी से बुरी तरह से बेहाल है और इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 26 लाख को पार कर गई है। लेकिन इसी बीच सोमवार को एक अच्छी खबर सामने आई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस जानलेवा वायरस से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,584 मरीज ठीक होकर अपने घर आ गए हैं और इसके साथ ही रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 19,19,842 हो गई है। वहीं मंत्रालय ने यह भी जानकारी भी दी है कि देश में रिकवरी रेट 72% को पार कर 72.51% हो गया है, यानी कि अब देश में कुल एक्टिव केस 6,76,900 लोग हो गए हैं, जबकि अब तक 50,921 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों की एक टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया और आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। वारदात के बाद इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जहां आतंकियों ने बारामूला के क्रेरी इलाके में नापाक हरकत को अंजाम दिया और आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट नाकाबंदी पर कई राउंड फायर किए और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद से आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब रहे और इस दौरान सेना की राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत में लगातार 10 दिनों से कोरोना केसों के बढ़ने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज़ी से बनी हुई है और सोमवार को आए आंकड़े भी इसी तस्दीक करती रही और जिसके मुताबिक देश में 24 घंटे में 57,981 मामले आए, जबकि 941 लोगों की मौत हुई है। और इसी दौरान अमेरिका में 36,843 और ब्राज़ील में 22,365 नए केस आए हैं और फिलहाल देश में कुल केसों की संख्या बढ़कर 26,47,664 हो गई है और जबकि मरने वालों की भी संख्या कुल बढ़कर 50,921 हो चुकी है। देश में भी 6,76,900 कोरोना केस एक्टिव हैं, जबकि 19,19,843 लाख लोग इससे ठीक होकर घर जा चुके हैं। और राहत की बात सिर्फ यह है कि देश में डेथ रेट गिरकर 1.92% हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 72.51% हो गई है। इसके अलावा देश में टेस्टिंग संख्या भी बढ़ी है और 16 अगस्त तक देश में कोरोना के 3 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। करीब 1,000 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट के मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक लुआ संघ के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लुआ भारत में चार्ली पेंग के फर्जी नाम से यह रह रहा था और नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चार्ली तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी कर रहा था, तो कई लामाओं को रिश्वत देकर दलाई लामा और उनके सहयोगी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीनी खुफिया एजेंसी MSS यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी उसे हवाला के ज़रिए पैसे देती थी और चार्ली दिल्ली में मजनूनन का टीला में अपना सीक्रेट ऑपरेशन कैंप लगाया हुआ था। वो पिछले 7 सालों
में भारत में अपना रैकेट चला रहा था और चार्ली ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में स्थित दलाई लामा की टीम में घुसपैठ करने के कई प्रयास किए थे। उसने पहली बार 2018 में दिल्ली पुलिस की विशेष सेल उसे गिरफ्तार किया था और उसके पास से 2 फर्जी आधार कार्ड और एक जाली भारतीय पासपोर्ट मिला था। हालांकि 1 साल बाद वो रिहा हो गया था। सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर तनाव के बाद भारतीय राजदूत विजय मोहन कत्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी सोमवार को यानी 17 अगस्त को द्विपक्षीय वार्ता हुई दोनों के बीच और चीन के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों और बयानों पर भारत कड़ा रुख अपना सकता है। और बैठक में नेपाल की ओर से जारी विवादास्पद नक्शे और सीमा पर 2 बार की गई फायरिंग के बाद बाढ़ नियंत्रण में असहयोग के मुद्दे शामिल रहेंगे। और बता दें कि नेपाल की ओर से मई में नया राजनीतिक नक्शा जारी किए जाने से दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा होने के बाद यह पहला मुख्य वार्ता हुई। और बता दें कि जून में नेपाल की संसद ने देश के नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दे दी है, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। गृह मंत्रालय की जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 राज्यों में बाढ़ से अब तक 868 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि पिछले साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 908 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट 12 अगस्त को जारी की है और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बीते 11 से 14 अगस्त तक भारत में मानसून बहुत ही सक्रिय था और इस दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश हुई और इससे जुलाई के आखिर में हुई बारिश की कमी को दूर कर दिया गया। साथ ही लंबी अवधि के औसत बारिश पर अगर नज़र गड़ाएं तो यह 103% अधिक है। और मौसम विभाग ने अभी बताया कि 19 अगस्त को बंगाल की खाड़ी के ऊपर से अब एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना, जिससे कुछ इलाकों में भारी बारिश की हो सकती है। देश में हेट स्पीच को लेकर छिड़े विवाद में अब फेसबुक ने सफाई दी है कि फेसबुक ने कहा कि हम ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काता है और निष्पक्षता और सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रतिक्रिया का नियमित ऑडिट करते रहते हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हम ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं और हम किसी भी राजनीतिक स्थिति या जिस भी पार्टी के नेता से संबंध रहा हो वो नहीं देखते हैं कि हालांकि कंपनी ने यह भी स्वीकार किया कि हमें इस पर और कार्य करना है। और बता दें कि ये सारा विवाद बीजेपी के नेता राजा सिंह की फेसबुक पोस्ट को लेकर हुआ था और इसी पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फेसबुक ने हेट ऑफ स्पीच के नियमों के तहत बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं की थी और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक को डर था कि इससे भारत में उसका ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है। कई दौर की बातचीत और शांति प्रस्तावों के बावजूद चीन बाज नहीं आने की तैयारी की है और ड्रैगन की नई हरकतों का पता चल रहा है, जिससे उसके खतरनाक इरादों को भी जता रहे हैं। और खबर है कि चीनी सेना पैंगोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में न सिर्फ सड़कें बना रही है बल्कि फाइबर ऑप्टिकल केबल भी बिछा रही है। चीनी सेना LAC के पास लद्दाख में संघर्ष पॉइंट तक सोलर पैनल लगा रही है और इस इलाके में पावर लाइंस भी देखी गई थी। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट रिस्फा ने सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की हैं जहां ये केबल लाए गए हैं और पावर लाइंस बिछाई गई हैं और PLA की लद्दाख और अक्सई चीन क्षेत्र में मौजूदगी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन लद्दाख में 1597 किलोमीटर सीमा पर उसकी सेना मौजूद है और हटती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि सीमा पर से दोनों ओर की सेनाओं को पीछे करने के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पर बातचीत जारी है। 109 रूटों पर चलने वाली 150 ट्रेनों का संचालन करने वाली प्राइवेट कंपनियां अब अपने हॉल्ट खुद चुन सकेंगी। भारतीय रेल की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में इसकी पुष्टि हुई है और इसके लिए सभी कंपनियों को रेलवे को पहले ही एक लिस्ट तैयार करके सौंपनी होगी और इस लिस्ट में सभी ट्रेनों की टाइमिंग भी लिखनी होगी कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर कितने बजे आएगी और कितनी देर रुकेगी। ये प्लान 1 साल के लिए होगा और जिसके बाद हर साल इसे फिर से तैयार किया जाएगा। संसद में मानसून सत्र की लगभग सभी तैयारियां हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सदनों का काम बारी बारी से होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि दोनों सदन सुबह शाम की शिफ्ट में काम करेंगे या फिर दोनों को अदला बदली करके सभी सदनों के सांसदों के बैठने के इंतजामों में बदलाव कर दिया गया है।
और लोकसभा सदन में 168 सांसदों को जगह मिलेगी और बाकियों को गैलरी में। कुछ ऐसी व्यवस्था राज्यसभा के लिए भी की गई थी और संसद भवन के अंदर ही बड़े एलईडी और स्क्रीन ऑडियो कंसोल लगाए गए हैं। साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए भी अल्ट्रावायलेट कीटाणुनाशक रेडिएशन का भी प्रयोग किया जा रहा है और इतिहास में पहली बार दोनों सदनों को जोड़ा जा रहा है। अमेरिका और ताइवान के बीच हुई F-16 फाइटर के जेट डील से चीन जल गया है और हालत यह है कि उसने ताइवान को तबाह करने की खुली धमकी तक दे डाली है। और ग्लोबल टाइम्स में छपे एक संपादकीय के मुताबिक चीन की सरकारी मीडिया ने चेतावनी दी है कि ताइवान अगर इस डील से पीछे नहीं हटा तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA मिलिट्री एक्शन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और PLA ताइवान की एयर फील्ड और कमांड इस सेंटर्स को तबाह कर देगी और इसके बाद F-16 को उड़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा और जो पहले से हवा में उड़ेंगे उन्हें लैंड करने के लिए जगह भी नहीं मिलेंगी। दरअसल ताइवान और अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड के बीच $62 अरब के F-16 फाइटर जेट खरीदने का सौदा हुआ है और इस सौदे के तहत ताइवान शुरू में 90 फाइटर जेट खरीदेगा जो अत्याधुनिक तकनीकों और हथियारों से लैस होंगे। वहीं यह सौदा करीब 10 साल में पूरा होगा, लेकिन कुछ विमान उसे अभी मिल जाएंगे। और इस खबर को सुनकर चीन काफ़ी बौखला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के लोग काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। शनिवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने इन्हें लुभाने के लिए कई ऐलान किए हैं। बाइडेन ने कहा है कि सत्ता में आने पर HIV वीज़ा प्रणाली में सुधार किया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए कंट्री कोटा को हटाने की भी बात कही है। बाइडेन का ये चुनावी वादा भारतीय मूल के अमेरिकियों को काफ़ी आकर्षित कर सकता है। दरअसल ट्रंप ने कोरोना काल के बीच H-1B वीज़ा निलंबित करने का ऐलान किया था और इसका सबसे ज़्यादा असर भारत के IT प्रोफेशनल पर दिखाई दे रहा था। सोमालिया की राजनीति मोगादिश के समुद्र तट के किनारे स्थित एक होटल पर रविवार को आतंकी हमला हो गया और इस हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वालों को संदिग्ध अल शबाब ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और बता दें कि अल शबाब ग्रुप आतंकी संगठन अल कायदा का एक पार्ट है। सोमालिया की एक सुरक्षा अधिकारी ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि आतंकियों ने होटल में जाकर कर्मचारियों को एक बंधक बना लिया था। उसके बाद सुरक्षा बलों के लोगों ने बचाने के लिए पूरे होटल को घेर लिया और करीब 5 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने होटल को आतंकियों से मुक्त करा दिया। खबर है कि सुरक्षा बलों ने बाद में भी 4 हमलावरों को मार गिराया और दर्जनों भर लोगों की जान बचा ली। अमेरिका के सिन सिटी में रविवार को 3 अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 18 लोग शिकार हुए हैं और जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इनमें किसी संदिग्ध की कोई जानकारी नहीं है। शहर के ओवर द रीने इलाके में गोलीबारी की एक घटना में 10 लोगों की गोली लगी, जिनमें से एक की मौत मौके पर हो गई जबकि दूसरे ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। और इसके अलावा पड़ोस के वॉलनट हिल्स में 3 लोगों को गोली लगी। वहीं एवडेल्स में 4 लोगों को गोली लगी और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में 60 से 90 मिनट तक जारी रही और अभी किसी भी मामले में संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मॉरिशस के साउथ ईस्ट कोस्ट में समुद्र में फैले तेल के कारण पर्यावरण संकट से जूझ रहे टापू देश को भारत ने मदद भेजी है। रविवार को भारत ने 30 टन तकनीकी उपकरण और ज़रूरी सामान की एक खेप भेजी है। साथ ही भारतीय कोस्ट गार्ड की 10 सदस्यों की टीम भी मॉरिशस पहुंची है और विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि सागर नीति के तहत भारत ने मॉरिशस को मदद भेजी है। कोस्ट गार्ड की जो भी टीम भेजी गई है वो समुद्र में फैले तेल के प्रभाव को रोकने में एक्सपर्ट है। और दरअसल 25 जुलाई को जापान का एक जहाज चट्टान से टकरा गया था, जिसके बाद से रिस कर तेल समुद्र में फैल गया और ये इतना ज़्यादा फैल गया था कि मॉरिशस सरकार को पर्यावरण आपातकाल का ऐलान करना पड़ा और उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी है।
बाइक के उड़े परखच्चे। जी हाँ, ऑस्ट्रिया में रफ्तार के खेल में दो भयंकर हादसे हो गए हैं। ऑस्ट्रिया में मोटो 2 चैंपियनशिप के दौरान हुए भयंकर हादसे में यह पहला वीडियो है देखने से कैसे बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ा, और इस हादसे में उसका बाइक के तो कई परखच्चे उड़ गए पर वह बाल बाल बच गया। यह 16 अगस्त को इसी इवेंट के दूसरे रेस में एक और एक्सीडेंट 2 रेसर्स के बीच हुई भिड़ंत की वजह से हुआ है। दोनों एक्सीडेंट के बाद मेडिकल टीम ने बाइक सवारों की जांच की, जिससे पता चला कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इंजमामुल हक के मुताबिक धोनी को ग्राउंड से रिटायर होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि धोनी के दुनिया भर में फैंस हैं और ऐसे इमेज वाले प्लेयर को घर से नहीं बल्कि ग्राउंड से रिटायर होना चाहिए था। पाक के पूर्व कप्तान रहे इंजमामुल हक ने अपने YouTube चैनल पे ये भी बताया कि यही बात मैंने सचिन तेंदुलकर से भी कही थी जब वो रिटायर होने वाले थे कि उन जैसे फैंस फॉलोइंग वाले क्रिकेटर को ग्राउंड से रिटायर होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें इज्जत और शोहरत मिली है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने धोनी के नाम दर्ज एक नायब रिकॉर्ड के लिए शर्त लगा सकते हैं। उनका दावा है कि वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। गंभीर के मुताबिक धोनी का ये रिकॉर्ड आईसीसी के तीनों ट्रॉफी जीतने के वाले इकलौते कप्तान बनने का एक प्रोग्राम में गंभीर ने कहा कि वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए उनके नाम रहेगा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो 100 शतकों का रोहित से ज़्यादा डबल 100 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है।